हेलो एंड वेलकम टू द न्यू क्लास ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर क्लास 10th। वीडियो को एंड तक देखना, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया, एलिमिनेशन मेथड पढ़ लिया एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ लिया। जिन्होंने अभी वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मिल जाएंगे, पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए। सो आज हम जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं वो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए समझते हैं कि इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप जो हम लोग को फॉलो करना है बच्चों, दैट इज राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमें पता है कि यहां पर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होंगी, तो हमें उन पेयर्स को इस फॉर्म में लिख लेना है पहले। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। सेकेंड स्टेप में स्टूडेंट हम लोग क्या करना है, सेकेंड स्टेप देखते हैं। आपको ये जो कोफिशिएंट देख रहे हो ना, a1 b1 c1 a2 b2 c2, इनको आप एक सिस्टम के थ्रू लिखोगे। वो सिस्टम क्या है? तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सबसे पहले b1 लिखोगे यहाँ पे इस तरह से, जो भी b1 की वैल्यू हो आप वो लिख सकते हो। उसकी नीचे ही आप यहाँ पे b2 लिखने वाले हो। तो b1 से स्टार्ट करेंगे, b1 और उसी के नीचे हम लिखेंगे b2, ठीक है। फिर आप लिखोगे c1 इधर पे आके, और उसी के नीचे स्टूडेंट आप लिखोगे c2। देन अगेन c2 के बाद में आप लिखोगे a1 और फिर आप लिखोगे a2। और हम लोग लास्ट जहां से हमने स्टार्ट किया b1 b2, लास्ट में भी वही लिखेंगे b1 एंड b2। ये सिस्टम आपको प्रिपेयर कर लेना है, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए करना। ये सिस्टम आपने प्रिपेयर कर लिया, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि मेथड भी यही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसीलिए इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आ गया। इस तरह से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। ये सिस्टम आपको क्रिएट कर लेना है पहले। अब इस सिस्टम का यूज कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट हम टू इक्वेशंस यहां पे क्रिएट करेंगे इसी सिस्टम की हेल्प से। आप देखो कैसे, इसी सिस्टम की हेल्प से हम टू इक्वेशन क्रिएट करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि आपको पहले सिस्टम कैसे क्रिएट करना है। सिस्टम क्रिएट करने के बाद आप देखो इक्वेशन कैसे क्रिएट करनी है। तो इक्वेशन के लिए आपको पहले तो इस तरह से x1, ठीक है, और ये y, x y और 1 और इज इक्वल टू का साइन दे दिया मैंने बीच में, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। उसके बाद आप इनको क्या करो, डिवाइड कर दो, ठीक है। ये डिवाइड का साइन ले लेना है, ठीक है। इक्वेशन इस तरह से लिखनी है। सबसे पहले x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1, फिर आपको डिवाइड कर देना है। अब डिवाइड स्टूडेंट कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो b1 c2, सबसे पहले हमने लिखा b1 c2 x के डिनोमिनेटर में b1 c2, देन माइनस करेंगे और फिर यहाँ पे देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ b1 c2, फिर इधर लेंगे b2 c1। समझ पा रहे हो? तो x के डिनोमिनेटर में क्या आ गया, b1 c2 माइनस b2 c1, ये x के डिनोमिनेटर में आ गया। अब भाई y के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने फिनिश किया था, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये वाला तो हो गया, अब हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को स्टार्ट करेंगे। तो c1 a2 चाहिए और c2 a1। तो हमने लिखा देखो c1 a2, फिर बीच में एक माइनस का साइन लिया, फिर c2 a1। इस तरह से हमने y का डिनोमिनेटर ले लिया। अब देखो बच्चों 1 का डिनोमिनेटर कैसे लेंगे, 1 का, तो 1 के लिए आप देखो ये थर्ड सेक्शन हमारे पास है, a1 b2 a2 b1। तो ये आ गया देखो a1 b2, बीच में माइनस का साइन, और a2 b1। तो आपको इस तरह से टू इक्वेशंस स्टूडेंट प्रिपेयर कर लेनी है। सबसे पहले आपको ये सिस्टम बनाना होगा और उसके बाद इस तरह से आप इक्वेशंस लिखोगे। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि यहाँ पे सर टू इक्वेशंस कहाँ है, तो यहाँ पे टू इक्वेशंस है स्टूडेंट। आप देखो, एक तो ये जो आपने यहाँ पे देख रहे हो डबल इक्वल टू लगे हुए हैं, तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, ये जो x वाला पोर्शन है इसको हम इस 1 वाले पोर्शन के इक्वल कर दें तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, और ये जो y वाला पोर्शन है उसको अगर हम 1 वाले के इक्वल कर दें तो हमें सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट टू इक्वेशंस हैं, एक बार हम x वाले को इसके इक्वल करने वाले हैं और एक बार हम y वाले को इक्वल करने वाले हैं। तो आप देखो ध्यान से कि अगर हम x वाले को इक्वल करेंगे 1 अपॉन दिस के, तो आपके पास एक सिंगल वेरिएबल इक्वेशन होगी, दैट इज x के फॉर्म में ही एक इक्वेशन होगी। और जब हम y वाले को इसके इक्वल करने वाले हैं तो y के फॉर्म में ही एक इक्वेशन होगी। अब जब सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? तो ये था स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं ताकि हमको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए एग्जाम्पल चेक करते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सिस्टम क्या है,
5x माइनस 3y इज इक्वल टू -8 एंड 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। तो सबसे पहला काम मैं क्या करने वाला हूं कि मैं इनको कंपेयर करूंगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आप ध्यान देना कि इसको आपको ये जो -8 है इसको आपको इधर शिफ्ट करना होगा तो +8 हो जाएगा, और ये जो -9 है इसको आपको इधर शिफ्ट करना होगा तो -9 हो जाएगा। तो जरा कंपेयर करके देखते हैं तो हमें वैल्यूज क्या क्या मिलने वाली हैं। तो आप देखो कि आपको मिल गया a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू -3 एंड c1 क्या हो गया 8 हो गया, क्योंकि जब आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये माइनस है, इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना भाई, इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से आपको a1 b1 और c1 मिल गया। नेक्स्ट इज a2 b2 और c2। सिमिलरली a2 ये देखो आप रखा 7, b2 ये रहा 6 और c2 -9 हो गया, क्योंकि जब आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये -9 हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया a1 b1 c1 भी मिल गया और a2 b2 और c2 भी मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक सिस्टम क्रिएट करना है कुछ इस तरह से। b1 से स्टार्ट करेंगे तो b1 था -3 और b2 था 6, तो -3 और 6 आ गए। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं c1, तो ये देखो आप 8 और -9 आ गए। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं a1, तो ये देखो आप 5 और 7 आ गए। और लास्ट में हम लोग कहाँ फिनिश करेंगे स्टूडेंट, -3 और 6 पे आकर ही फिनिश करना है। -3 और 6, तो ये -3 एंड 6 फिर से आ गया। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें इसी के थ्रू, इसी की हेल्प से हमें क्या करना है, इक्वेशंस क्रिएट करनी है। तो चलो क्रिएट करते हैं। तो आपको याद है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में अभी मैंने आपको क्या बताया, x अपॉन दिस, y अपॉन दिस एंड 1 अपॉन दिस। अब इसको हम लोग अपने क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो सबसे पहले मुझे x चाहिए, तो x के अपॉन में क्या होगा बेटा, b1 c2 क्या होगा, b1 c2। तो b1 c2 करेंगे तो आप यहां पे देखो क्या हो जाएगा, -3 इंटू -9 हो जाएगा, -3 इंटू -9। देन मुझे माइनस चाहिए, मैंने माइनस किया। फिर क्या है b2 c1, यहां पे भी आप कर सकते हो, उधर देखने की नीड भी नहीं पड़ेगी। इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 इंटू 8 कर देते हैं। फिर हमने ले लिया इज इक्वल टू y के अपॉन में क्या चाहिए, 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 आ गया, और -9 इंटू 5, तो माइनस लिया, -9 इंटू 5 हो गया। देन हमें क्या करना है, इज इक्वल टू के बाद 1 लेना है। यहाँ पे देखो आप फॉर्मूले में 1 है, तो 5 इंटू 6 हो गया, तो ये आ गया देखो बेटा 5 इंटू 6, और माइनस लिया, फिर -3 इंटू 7, तो -3 इंटू 7 हो गया। इस तरह से हमने इक्वेशंस बना ली। अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन समझ में आ गई आपको। अब हम क्या करने वाले हैं, एक बार ये x वाला टर्म वाले को हम 1 वाले के इक्वल कर देंगे और एक बार y वाले को। तो जरा मैं x वाले को इक्वल करता हूं, तो ये रहा हमारा x। ठीक है, अब मैं आप देखो मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, -3 इंटू -9 दैट इज 27 एंड 6 इंटू 8 इज 48। माइनस का साइन था तो बीच में माइनस का साइन है। इसको हमने 1 वाले के इक्वल कर दिया, तो ये देखो आप 6 5 30 माइनस और माइनस का 21, 7 इंटू -3 -21, ये देख रहे हो आप, इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद मुझे क्या मिला, आप देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 27 माइनस 48 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 21 आएगा। कितना आएगा, -21, राइट। अब भी हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं आगे। तो आप याद देखो मुझे क्या मिलने वाला है, 51 माइनस माइनस प्लस 30 प्लस 21 इज 51। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखो ये -21 तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो -21 शिफ्ट हो गया 1 के साथ में, मल्टीप्लाई हो गया, और अपॉन में क्या आ गया, 51 आ गया। इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं। तो x का जो वैल्यू है वो हमें मिल गया -7/3 से कैंसिल करोगे ना भाई, 3 से कैंसिल करोगे तो -7/17 ये मिल गया। देखो इतना इजीली हमें x का वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या करना है, y वाले को इक्वल करना है सेम प्रोसेस से। तो y का देखो आप डिनोमिनेटर में क्या था, 8 इंटू 7 तो 56 हो गया, और -9 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू -45, और 1 वाले का तो ये ऊपर हमने सॉल्व किया ही था, तो ये आ गया इधर से। ठीक है, अब इसको हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे। तो और आगे कैसे करेंगे, देखो भाई 56 और ये हो जाएगा प्लस, तो आप ये देखो कितना आ जाएगा, 101 आ जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस हो जाने वाला है। तो आप देखो 1 के अपॉन में कितना आ गया, 51 आ गया। अब मुझे अगर यहाँ y की वैल्यू करनी है तो 101 को मैं इधर शिफ्ट करा दूंगा 1 के पास, तो 1 इंटू 101 करेंगे तो आप देखो यहाँ पे कितना हो गया, 101 अपॉन 51, कैंसिल होगा नहीं, इसलिए 101 अपॉन 51 आपका आंसर हो गया। तो देखा आपने, इजी मेथड है। बस आपको क्या करना है, ये सिस्टम क्रिएट कर लेना है। ये सिस्टम जितना इजीली, जितने अच्छे से आप क्रिएट कर दोगे तो आपको फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला स्टूडेंट लर्न करने की भी नीड नहीं है,
एक ट्रिक तो मैंने आपको पीछे बताई कि आप x लिख लो इज इक्वल टू वाई लिख लो इज इक्वल टू 1 लिख लो, माइनस कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो और उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। दूसरी ट्रिक मैं आपको यहां बताता हूं। आप क्या करो कि इस तरह से सिस्टम लिख लो। आप डिनोमिनेटर की ट्रिक समझो क्या हो सकती है। बी ये आपने लिखा BC माइनस BC, बी से स्टार्ट करना, तो बी के बाद क्या आता है भाई, C आता है, तो BC माइनस BC हो गया। फिर आप देखो C पे फिनिश हुआ तो CA माइनस CA कर दो, फिर A पे फिनिश हुआ तो AB माइनस AB कर दो। ठीक है, अब आप यहां देखो नंबर्स कैसे लिए, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको किसी भी तरीके से जो मैंने आपको 2 मेथड्स बताए उन दोनों मेथड में से कोई भी एक अडॉप्ट कर लीजिए आप, और उस तरह से आप उसको लर्न कर लीजिए। क्लियर है बात? तो ये था स्टूडेंट आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपने देख लिया वो मेथड क्या है, और उसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम में आपसे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए कहा जाए तो मेरी एडवाइस ये है कि आप तभी यूज करें, अदरवाइज आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड को ही यूज करें। क्लियर? तो आप तभी यूज करो जब आपसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए कहा जाए, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, तो उसको आप टाइम बचा सकते हो, आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड में चले जाओ। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड उन्होंने क्लियर कर दिया कि इसी से करना है तो फिर तो आपको करना ही पड़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं कुछ, तो ये चीज समझ में आ गई आप। अब इसमें आपका नेक्स्ट जो टॉपिक रह गया है वो टॉपिक भी देख लेते हैं। वो टॉपिक है स्टूडेंट कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी। ये क्या मतलब हुआ, कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी का क्या मतलब हुआ? तो आपको याद होगा जब मैंने आपको ग्राफिकल मेथड बताया था तब मैंने वहां पे आपको कंडीशंस बताई थी कि अगर लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी सिंगल पॉइंट पे तो एक वैल्यू आपको मिलेगी, एक यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पैरेलल हो जाएंगी, तो आपको स्टूडेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और अगर वो ओवरलैपिंग करेंगी तो वहां पे स्टूडेंट बहुत सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो तो बात हुई ग्राफिकल मेथड में, तो हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब क्या ऐसा है कि हमको ग्राफ भी नहीं बनाना पड़े और हमको सॉल्व भी नहीं? भाई सॉल्व तो तब करेंगे जब हमें पता चल जाए कि ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है या नहीं। तो वो चेक करने के लिए यहां पे स्टूडेंट 3 केसेस होते हैं। केस 1 में देखो आपको क्या कह रहा है, इफ a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 then the given pair of linear equation has only one solution। ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है, a1 upon a2 फाइंड करना है, b1 upon b2 फाइंड करना है। अगर वो इक्वल नहीं आ रहे हैं तो आप बोलेंगे कि इक्वेशन का सिंगल सोल्यूशन होगा। ठीक है, और केवल इसी कंडीशन पे ही इक्वेशन को आपको सॉल्व भी करना है। ठीक है, अगर a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2 है तभी आप आगे सॉल्व करोगे, अदरवाइज आप सॉल्व करोगे ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं इसका एग्जांपल। देखो आप एग्जांपल देखो, मैंने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया हुआ है, 3x + 2y इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x - 3y इज इक्वल्स टू 7। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लिया मैंने। अब इनको मुझे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए मतलब मुझे बताना है कि इनका सॉल्वेबिलिटी की कंडीशन क्या होगी, नो सॉल्यूशन होगा, या फिर देखो कितने टाइप के होते हैं, नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन या इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन या इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो उसको चेक करने के लिए मैंने देखो सबसे पहले तो इनका रेशियो फाइंड कर लिया, किसका, जो कोफिशिएंट है उनका मैंने रेशियो फाइंड कर लिया, a1 upon a2, b1 upon b2 एंड c1 upon c2। तो ये मैंने क्लियर। अब यहाँ पे आप देखो क्लियरली, और ये फाइंड करना भी इजी है, a1 का वैल्यू आपको गिवन है इक्वेशन में, a1 हो गया 3, a2 का वैल्यू हो गया 2, तो इस तरह से आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, आपको मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि a1 upon a2 b1 upon b2 के इक्वल नहीं है भाई, तो हम कह देंगे कि द गिवन इक्वेशन हैज वन सॉल्यूशन ओनली, द गिवन इक्वेशन हैज वन सॉल्यूशन ओनली। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इस पे आपको ये पूछ भी सकता है कि इनफिनाइट नंबर होंगे या वन सॉल्यूशन होंगे, यानी कौन सी कंडीशन होगी, ये भी पूछ सकता है, या फिर आपको कंडीशन गिवन हो और उसके थ्रू आपको कोई एक वेरिएबल वहां पे जो कोफिशिएंट है उसमें कोई वेरिएबल ले ले वो और उसकी वैल्यू पूछ ले। ठीक है, उस पे हम लोग आगे भी क्लासेस में बात करेंगे जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन इज if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 then the given pair of linear equation has many solution, यानी उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आप देखो एक एग्जांपल मैंने लिया है, ये कुछ इक्वेशन है 5x - 3y is equal to 11 and -10x + 6y is equals to -22। राइट,
अब हम इसके कोफिशिएंट के रेशियो ले लेते हैं। तो इस तरह से आप देखो a1/a2 फाइंड कर लिया, b1/b2, c1/c2। c1/c2 में ध्यान रखना कि ये c1 का वैल्यू तब मिलेगा जब आप इधर शिफ्ट करोगे। तो आप जब शिफ्ट करोगे तो -11 हो जाएगा और इसको जब शिफ्ट करोगे तो 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया -11/22। ठीक है, अब हम जरा इसको चेक करते हैं। 5/10 इज 1/2, तो -1/2 आ रहा है। 3/6 इज 1/2, तो ये भी -1/2 आ रहा है। और 11/22 इज ऑल्सो 1/2, तो ये भी -1/2 ही आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों के तीनों इक्वल है। और इक्वल होते हैं तो क्या कंडीशन हो जाती है? मेनी सोल्यूशन। तो आपको मिल गए मेनी सोल्यूशन। तो आप क्लियरली बता सकते हो कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके मेनी सोल्यूशन होंगे। अब जब सोल्यूशन इतने सारे होंगे तो क्या हम इन इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे? सॉल्व तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब ये कंडीशन होगी सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में आप इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, चाहे वो किसी भी मेथड से करो, एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, किसी भी मेथड से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, लेकिन ये कंडीशन होगी तभी इक्वेशन सॉल्व होगी। राइट? तो ये आपने पढ़ लिया फर्स्ट केस, सेकंड केस, वन सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन। राइट? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केस नंबर 3। If a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2, यानी a1/a2 तो इक्वल है b1/b2 के, लेकिन वो c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। उस कंडीशन में लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, फटाफट से इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ये एग्जांपल आ गया 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। अब हम इसमें कोफिशिएंट का रेशियो चेक कर लेते हैं। a1/a2 हमने चेक कर लिया, b1/b2 एंड c1/c2। तो यहां पर आप देखो 2/4 इज 1/2, -3/6 इज ऑल्सो 1/2, बट -8/9 दैट इज इक्वल टू 8/9। तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो समझ में आ गई आपको बात? 3 कंडीशंस होती हैं, ओनली वन सोल्यूशन, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, मेनी सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, और थर्ड कंडीशन है नो सोल्यूशन। तो ये कंडीशंस हैं स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, इनको आप देख लो। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग करेंगे तो हम लोग सोल्यूशन पे वर्क करेंगे। अभी क्या है, एक और वर्ड स्टूडेंट आप लोगों को मिलेगा, दैट इज कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। आपकी बुक्स में मिलेगा ये वर्ड कंसिस्टेंट। वो पूछेगा कि द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो वो क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब होता है स्टूडेंट कि एटलीस्ट उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन तो हो, एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो हो, तब वो कंसिस्टेंट हो जाता है। और इनकंसिस्टेंट मतलब उसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो। तो अगर मैं बात करूं एटलीस्ट वन सॉल्यूशन की, तो आप देखो यहां पर भी वो फॉलो कर रहा है, वन सॉल्यूशन में भी कम से कम एक बोल रहा है, वो एटलीस्ट वन तो यहां तो हो रहा है। और मेनी सॉल्यूशन की अगर बात करें तो एटलीस्ट वन उसको भी फॉलो कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट में ये दोनों कंडीशन आती हैं। यानी अगर आपको वन सॉल्यूशन मिले तब भी आप कंसिस्टेंट बोलोगे, और मेनी सॉल्यूशन मिले तब भी आप कंसिस्टेंट बोलोगे। राइट? और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ केस 3 को हम इनकंसिस्टेंट बोल सकते हैं। क्लियर है बात? कंसिस्टेंट में वन सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन दोनों होंगे, और इनकंसिस्टेंट में सिर्फ नो सॉल्यूशन वाला होगा। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। राइट? सो आप इसको नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चंस आपकी बुक में अवेलेबल हैं, आप उनको सॉल्व करो। और मुझे अच्छा लग रहा है कि स्टूडेंट मुझसे क्वेरीज कर रहे हैं और मुझे व्हाट्सएप करते हैं और मुझसे पूछते हैं, और उनको उनका सोल्यूशन भी मिल जाता है। तो आपको भी कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर? सो हम लोगों ने आज की समाप्त कर लेते हैं। हमने आज पढ़ लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी। इसकी आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू।